नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, प्रधानमंत्री की कुर्सी, जी हां, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना नरेंद्र मोदी के लिए अब शेर की सवारी करने जैसा हो गया है। सत्ता पर बैठे हैं तो लगातार हार का डर बना हुआ है और सत्ता से हटते ही अब तक की कमाई सारी साख जो है, कमाई की साख जो है वो खोने का डर बना हुआ है। मतलब इस समय डर के पिंजरे में नरेंद्र मोदी कैद दिखाई दे रहे हैं। मई में पश्चिम बंगाल जीतने के बाद मोदी को यह गुमान था कि एक बड़ी लड़ाई जीतने के बाद उनके लिए विरोधियों को कुचलना आसान हो जाएगा, लेकिन उनकी ये खुशफहमी जेन ज़ी आंदोलन ने बहुत जल्दी तोड़ दी और इसके साथ ही विपक्ष ने अब इसका अपना विरोध कई गुना तेज कर दिया है। हालत ऐसी है कि मोदी कोई कदम उठाएं उससे पहले उसे काउंटर करने के पैतरे विपक्ष चल रहा है। जैसे आज ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि आपके मन में डिलिमिटेशन को लेकर जो भी प्रपोजल है उन पर चर्चा करने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसका बहुत महत्व है, इसीलिए दोबारा वैसा कोशिश न करें जैसा आपने 16 और 17 अप्रैल 2026 को किया था। आप जानते हैं कि तब डिलिमिटेशन यानी परिसीमन बिल को विपक्ष ने एकजुटता से पारित होने से रोक दिया था। 17 अप्रैल को लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन विधेयक सरकार लेकर आई थी, लेकिन 2/3 बहुमत नहीं मिल पाने के कारण यह पारित नहीं हो सका था और इस विधेयक के पक्ष में 298 वोट पड़े थे, जबकि विपक्ष में 230 वोट पड़े थे। परिसीमन को लेकर यानी डिलिमिटेशन को लेकर विपक्ष का कहना है कि कई राज्यों के साथ भेदभाव होगा। दक्षिण के राज्यों में भी परिसीमन पर आपत्ति है और वहां के जो नेता हैं वो लगातार इस पर आपत्ति जता रहे हैं। हालांकि सरकार का साफ कहना है और कहना रहा है कि किसी भी राज्य को नुकसान नहीं होगा और इसी के बाद से ही बीजेपी संसद में 2/3 बहुमत जुटाने में लगी हुई है। टीएमसी और शिवसेना को इसके लिए उसने तोड़ा है। आपने देख लिया, टीएमसी के 20 सांसद, शिवसेना के 6 सांसद तोड़ लिए। हालांकि अब वहां भी दरार दिख रही है, मगर फिर भी यहां संसद का जो विशेष सत्र है वो बुलाने की चालाकी बीजेपी कर रही है। कल ही किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में विशेष सत्र बुलाने का इशारा किया था। इसका जिक्र करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक चिट्ठी शेयर की है और चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है जरा देखिए। कह रहे हैं कि मैंने आपको 16 जुलाई 2026 को लिखा था और आपसे रिक्वेस्ट की थी कि डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के लिए सरकार के प्रपोजल पर चर्चा करने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं। पार्लियामेंट के किसी भी स्पेशल सेशन में पेश करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो पहले आप सभी पॉलिटिकल पार्टियों को प्रपोजल की डिटेल में स्टडी करने के लिए समय दें। खड़गे ने यह भी कहा है कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने कल रात एक इंटरव्यू में कहा कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। शायद इसी वजह से मानसून सेशन में सत्रावसान में लगातार देरी हो रही है, यानी अभी तक सत्र का समापन उसकी घोषणा नहीं हुई है, यानी सत्र के समापन की घोषणा अभी तक नहीं हुई है और इसलिए अभी तक विपक्ष जो है वो कह रहा है कि कम से कम सत्र के समापन की आप घोषणा कीजिए। उन्होंने यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस का रुख साफ है कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को अगले 25 सालों तक बनाए रखें, लोकसभा में मौजूदा राज्यवार सीटों को अगले 25 सालों तक बनाए रखें, 2029 के लोकसभा चुनाव से महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण लागू करें। यानी ये 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण यहां पर दे दी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। अब इससे पहले कि मोदी सरकार विशेष सत्र बुलाए और परिसीमन यानी डिलिमिटेशन बिल पास करवाने की कोशिश करे, कांग्रेस ने उसका दांव कमजोर कर दिया है। इधर टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है उसके 20 बागियों का साथ भी अब बीजेपी को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कहना मुश्किल है। कल लोकसभा सचिवालय ने तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों को अयोग्यता याचिकाओं पर 1 सप्ताह के भीतर अपनी सफाई और टिप्पणियां पेश करने के संबंध में नोटिस जारी किया है। इस पर शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुनिए शत्रुघ्न सिन्हा को, सुनिए जरा। डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन पे उनको नोटिस दिया है जो अभिषेक जी ने फाइल की थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉग्निसेंस लेने के लिए बात की है। कैसे देखते हैं आप इसको? मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट मोस्ट अवेटेड मूव एंड इट सीम्स मी इन द राइट डायरेक्शन। आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द रिबल ग्रुप must answer and then question
by the Honorable Speaker about their commitment, loyalty, and also shifting over to a party which is hardly known in the country, National Citizens Party of India, NCCI. That is not very significant party. For what purpose and the purpose of shifting? And moreover, Supreme Court has asked, तो मैं कहूंगा ये पहला उठा हुआ बढ़ा हुआ कदम बहुत सही कदम है, बहुत सिग्निफिकेंट कदम है। इतना आसान नहीं दिख रहा है सब कुछ जितना आसान उन लोगों ने पेंट करने की कोशिश की थी। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ पेंच लगा हुआ है, जिसको फिल्म के लिंगों में कह सकते हैं पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर अभी बाकी है, तो क्या इसका मतलब यह है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें भी बाकी हैं? क्योंकि बंगाल में तो टीएमसी का बागी गुट जो एनसीपीआई में चला गया, उसे एनडीए में साथ लेने से बीजेपी ने इनकार कर दिया है। सायोनी घोष, काकोली घोष दस्तीदार और सुदीप बंदोपाध्याय समेत टीएमसी से अलग हुए 20 सांसदों वाले गुट के साथ मिलकर कोलकाता नगर निगम यानी केएमसी चुनाव लड़ने से बीजेपी ने इनकार कर दिया है। सुन लीजिए आप लोग, बीजेपी ने कोलकाता नगर निगम का जो चुनाव है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव, उस चुनाव को साथ में लड़ने से, टीएमसी के बागियों के साथ लड़ने से बीजेपी ने इनकार कर दिया है। इससे पहले इस बागी गुट और एनसीपीआई में शामिल हुए सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा था कि उनकी पार्टी एनसीपीआई कोलकाता नगर निगम का चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी, लेकिन केएमसी चुनाव प्रभारी और केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने साफ कर दिया है कि इस चुनाव में बीजेपी अकेले ही मैदान में उतरेगी। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के एक नेता ने कहा है कि अगर बीजेपी एनसीपीआई के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तब टीएमसी के भ्रष्ट लोग, जिनके खिलाफ हमने सालों तक लड़ाई लड़ी, बीजेपी के समर्थन से चुनकर आ जाएंगे। क्या यह संभव है? तो अगर यह गुट भाजपा से नाराज हुआ तो मोदी सरकार परिसीमन बिल जैसे अपने मनचाहे विधेयकों को पास कराने में विफल रह सकती है। यह साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अंदर खाने दोनों एकजुट नहीं हैं, और एकजुट नहीं हैं तो आप क्या सोचते हैं कि परिसीमन बिल एकजुटता के साथ पास करा लेगी मोदी सरकार? क्योंकि अभी भी एनडीए के पास संसद के दोनों सदनों में 2/3 संख्या का जुगाड़ नहीं हो सका है। तो फिलहाल नरेंद्र मोदी को कई किस्म के डर जो हैं वो घेर कर खड़े हो चुके हैं। क्या इस डर में बंध कर चली जाएगी उनकी सत्ता, उनकी कुर्सी? आज इसी पर चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए, उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ यहाँ अमलेंदु जी हैं, प्रफुल्ल कोलख्यान जी हैं और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में उनका भी स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। सीधे आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, दो मामला, बहुत गंभीर मामला, डीलिमिटेशन और इस पर चिट्ठी मल्लिकार्जुन खड़गे की, इस चिट्ठी को लेकर आप क्या कहेंगे? और डीलिमिटेशन यानी परिसीमन को पास कराने के लिए नरेंद्र मोदी को 2/3 बहुमत चाहिए, और कोलकाता पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी की पार्टी यही चाह रही थी कि किसी भी तरह 2/3 बहुमत हो जाए, सांसदों को तोड़ के लाया जाए अपने खेमे में। लेकिन अब ओम बिरला की टीम जो है वो नोटिस थमाया है, उसकी तरफ से नोटिस गया है। और नोटिस क्यों गया है? इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहां सीधे सीधे पूछ दिया है कि आखिर इन 20 सांसदों के साथ करना क्या है। क्या कहेंगे आप? देखिए राजीव जी, आजकल भारतीय जनता पार्टी का बुरा समय चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी जो भी कर रही है उसमें उलझ रही है। अब आप ये सोचिए, हमारे देश के अंदर गरीबों के लिए पैसा नहीं है, किसानों के लिए पैसा नहीं है, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की नंबर बढ़ाने के लिए पैसा है। ऐसे ही हमारे देश के लोगों का दिल जलता है, हमें कोई सुविधा नहीं देंगे आप, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं उन्हें हवाई टिकट देंगे, रेल का टिकट देंगे, तनख्वाह देंगे, पेंशन देंगे, जितनी बार जीतेंगे उतनी पेंशन देंगे, एक बार भी इलेक्शन जीत गए तो पेंशन देंगे। माने उनके लिए सारे इनके पैसे के बोरे खुले हुए हैं। अब बताइए क्या जरूरत है, क्या जरूरत है भारत जैसे देश में
जहां लोगों को 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को देना पड़ता है, आप 543 से संख्या 850 करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्या ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत ज्यादा काम करते हैं कि इनके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी करने की आवश्यकता है? भाई इनका लॉजिक क्या है? इनका लॉजिक ये है कि साहब कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां 25 लाख वोट हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां 7 लाख वोट हैं, उनको बराबर करने के लिए हमको संख्या नहीं। अब आप ये बताइए, और दूसरी तरफ अमित शाह साहब ये कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर कि हम तैयार हैं हर स्टेट के अंदर 50% सीट बढ़ाने के लिए। इसमें कंट्राडिक्शन है कि नहीं? भाई अगर आप 50% बढ़ा देंगे तो इसका मतलब यह है कि अगर 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं तो 120 हो जाएंगी। तो जनसंख्या का कहां इसमें महत्व आया? फिर इसके बाद जो साउथ के स्टेट्स हैं उनके अंदर अगर पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हुई, अगर उन्होंने साइंटिफिक माइंडसेट और राष्ट्र हित में पॉपुलेशन को नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया, उसको इसका दंड क्यों मिले? तो इसका मतलब यह है कि आप जो है जबरदस्ती, और ये कह दिया खड़गे साहब ने, कह दिया, बिल्कुल सही कहा, भाई 25 साल तक आप 543 सीटें कांस्टेंट कर दीजिए और महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दे दीजिए। आप रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन को आपस में उलझाना क्यों चाहते हैं? डिलिमिटेशन से महिला रिजर्वेशन का कोई लेना ही देना नहीं है। भाई आप एमपी की सीट क्यों बढ़ाना चाहते हैं? आप हमारे देश का पैसा क्यों खर्च करना चाहते हैं? हम लोग क्या इसलिए टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, पेट्रोल में देते हैं, पेट्रोल के अंदर E20 घुसवाते हैं, अपने इंजन खराब करते हैं गाड़ी के, वो इसलिए करते हैं कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है 2000 कर दें और उनको तनख्वाहें दें और उनकी हर 6 महीने बाद तनख्वाह बढ़ा दें, उनको फैसिलिटी दें और हम लोगों को कोई सुविधा ना दें, जीएसटी बढ़ा दें, हर जगह टैक्स बढ़ा के हमसे पैसा लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है सफेद झक कुर्ता पजामा पहन के अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे। क्या इसलिए हम करते हैं? फिर जो खड़गे साहब ने कहा है, देखिए सीधी सी बात है, साउथ के स्टेट्स को एक मैसेज दे दिया है जो पहले से मैसेज है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी साउथ की अगर डिलिमिटेशन बिल का समर्थन करेगी, राजनीति उसकी साफ हो जाएगी, उसका पॉलिटिकल फ्यूचर खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात हो गई है कि अगर या तो 50% हर जगह बढ़ा दो। भाई अगर 50% हर जगह बढ़ा दो तो बढ़ाने की जरूरत क्या है? लॉजिक क्या है? भाई अगर मान लीजिए ये हो कि साहब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को नर्स करने के लिए छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहिए, वो चीज तो है नहीं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो कुछ करते ही नहीं। एक बार उन्होंने इलेक्शन जीता, उसके बाद वो पब्लिक उनको ढूंढती रह जाती है, फोन करती रहती है, घर के बाहर बैठी रहती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब और मंत्री साहब को कोई वो नहीं मिलता है मौका उन लोगों से बात करने का। तो भैया चाहे तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 लाख लोग हो तो भी नहीं मिलोगे, 20 लाख लोग हो तो भी नहीं मिलोगे। तो अंतर क्या पड़ता है? हमारे देश के टैक्स का पैसा तुम खाना क्यों चाहते हो? तो देखिए ये दोनों मुद्दे हैं बिल्कुल अलग। और ये वास्तविकता में जब ये कहा गया, और सबको पता है देश में जो अंधभक्त नहीं है, ये भैया महिला आरक्षण बिल तो पास हो चुका है 2023 में, जिसे कांग्रेस ने, सारे अपोजिशन ने सर्वसम्मति से पास किया है। महिला रिजर्वेशन कर दीजिए, 513 कर दीजिए। क्या जरूरी है कि पुरुषों की जितनी संख्या है उतनी ही रहे? क्या जरूरी है? भाई जब यह माना जा रहा है कि महिलाएं जो हैं हमसे ज्यादा सक्षम हैं और हर फील्ड में झंडे गाड़ रही हैं, चाहे कुश्ती का मामला हो, चाहे बॉक्सिंग का मामला हो, चाहे तीरंदाजी का मामला हो, तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिला रिजर्वेशन बेस आप जो पास कर दिया है उनको 1/3 अपना रिजर्वेशन दे दीजिए। सीटें क्यों बढ़ा के हमारे पैसे को लूटना चाहते हैं? तो साउथ को भी मैसेज मिल गया है, महिलाओं को भी मैसेज मिल गया है, और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने यह कहा है। और मेरे ख्याल से साउथ के अंदर अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर डिलिमिटेशन का साथ देगी, वो फिर ये समझ ले 50-60 करोड़ हर एमपी ले ले, वो अलग मुद्दा है, लेकिन बाद में उनका राजनीतिक भविष्य नहीं रह जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हम लोग बात कर रहे हैं दो प्रमुख मुद्दे पे। एक तो कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में पहले तो कह दिया था 7 लड़ने आए थे, 20 सांसदों को अपनी तरफ ले लिया बीजेपी ने वहाँ पश्चिम बंगाल में, और अब कह रहे हैं नहीं जी हम साथ में चुनाव लड़ेंगे और इनके लोग जीत के आ जाएंगे जिनके खिलाफ हम वर्षों तक लड़ते रहे। बीजेपी का कहना है, और वो भी उनका कहना है जो उस चुनाव के प्रभारी हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उनका कहना है कि अगर ऐसा हम करेंगे तो फिर हमारे जो वोटर्स हैं वो क्या कहेंगे। तो भाई आपने 20-20 सांसदों को अपने पाले में, अपने खेमे में लिया क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि ये सब हो क्यों रहा है।
यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि परिसीमन बिल को पास कराया जाए। और आज अचानक परिसीमन बिल की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? परिसीमन बिल की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक संसद का जो मानसून सत्र है उसका सत्रावसान नहीं हुआ है। अभी तक उसको खत्म करने की घोषणा नहीं हुई है, उसके समापन की घोषणा नहीं हुई है। तो क्या आप कोई विशेष सत्र लेके आने वाले हैं आनंद फानन में अचानक? तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने चिट्ठी लिख दी है पीएम को सीधे सीधे कि ये नहीं चलेगा जो आप पहले कर चुके हैं। 16 और 17 अप्रैल को आप लेके आ गए थे अचानक। अब आप पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, उसके बाद फिर आप इस पे चर्चा कीजिए। ये चिट्ठी देखिए सामने है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे। और उससे पहले, और ये इसलिए कह रहा हूं, लिख रहा हूं कि कल ही आपके किरण रिजिजू साहब जो हैं, जो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम जल्द ही विशेष सत्र बुलाएंगे, स्पेशल सेशन बुलाएंगे पार्लियामेंट का। इसीलिए तो यहां आप क्या झांसे में रख रहे हैं, अंधेरे में रख रहे हैं देश को? यह बड़ा सवाल पैदा होता है। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को? जी राजीव जी, ये नरेंद्र मोदी एक पॉलिटिकल चक्रव्यूह में घुस रहे हैं और जिससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। डिलिमिटेशन वही एक पॉलिटिकल चक्रव्यूह है। अब मैं बताता हूँ सिलसिलेवार कि पूरा मामला कहाँ अटका हुआ है और ये पॉलिटिकल चक्रव्यूह क्यों है मोदी जी के लिए। पहली बात तो हम ये समझ लें कि मोदी जी ने अपना राजनीतिक भविष्य का सबसे बड़ा पत्ता फेंका है कि हम सत्ता में बने रहेंगे। उनकी समझ ऐसी, हम सत्ता में डिलिमिटेशन के जरिए बने रहेंगे और दक्षिण भारत को हम किनारे कर देंगे जहां से कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां जीत कर आती हैं, और उत्तर भारत में जहां भक्त कॉन्सेंट्रेशन है, जहां सांप्रदायिक राजनीति चल जाती है, हालांकि उसमें भी अब संदेह है लेकिन चल जाती है, ऐसा इनका अनुमान है, तो हम वहां से जीत कर आएंगे। बाकी काम तो ज्ञानेश कुमार है ही। ये इनका मोटा मोटा गेम प्लान है कि जब पॉपुलर सपोर्ट हट गया है तो इस ढंग से सत्ता में बने रहो और सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी बना दो भारत को। ये उनकी पूरी प्लानिंग है। लेकिन मैंने जो जिक्र किया कि पॉलिटिकल चक्रव्यूह, आपने गौर किया होगा केवल 17 अवसान ही नहीं रुका हुआ है, एक और चीज रुकी हुई है। बड़ी चर्चा थी कि कैबिनेट एक्सपेंशन होगा जी, कई जगहें भी खाली हो गई हैं, रवनीत बिट्टू का जगह खाली हो गई, तमाम और जगहें खाली हैं, कुछ रिशफल करने हैं और उस रिशफल सब कुछ रुका हुआ है। रुका हुआ इसलिए है कि इन्होंने डीएमके को लालच दिया है कि हम आपको 2 कैबिनेट बर्थ दे देंगे, और कुछ इंगेजमेंट हुआ और डीएमके ने जो 2 नाम आगे बढ़े हैं डीएमके की तरफ से, जिसकी चर्चा पॉलिटिकल सर्कल्स में है, वो नाम कनिमोझी और ए राजा के हैं। अब ए राजा का नाम आते ही सांप सूंघ गया, क्योंकि ए राजा का विरोध करके ही तो आप 2014 में सत्ता में आए थे। और ए राजा वो व्यक्ति हैं जो खुलेआम आरएसएस और मनुवाद और इन सनातन इन सब को लेकर बहुत वोकल है। आप गौर कीजिए कि इंडिया गठबंधन एनडीए में जो इनके पार्टनर्स हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, या वो कोई भी पार्टनर्स हैं, वो पार्टनर्स मनुवाद पे बोलते नहीं हैं। भले ही उनकी राजनीति जो है वो सामाजिक न्याय वाली है, लेकिन उसमें वो खामोश रहते हैं। लेकिन डीएमके खामोश नहीं रहती है। तो एक तो ये एक मामला फंसा हुआ है वहां पे। चक्रव्यूह इसलिए है कि विजय ने एक बड़ी स्मार्ट पॉलिटिक्स खेली इस बीच, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय। ये पूरा डिलिमिटेशन का मामला अटका हुआ है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में। राहुल गांधी भी गए, उन्होंने भी वहां पे ये कह दिया कि डिलिमिटेशन बिल पे जो समर्थन करेगा वो तमिलनाडु का दुश्मन होगा। तमिलनाडु में जिलों में ब्लैक शर्ट प्रोटेस्ट चल रहे हैं डिलिमिटेशन के खिलाफ। विजय ने क्या पॉलिटिक्स की कि 20 तारीख को अमित शाह वहां गए थे
और अमित शाह ने साउथ जोनल काउंसिल यानी मुख्यमंत्रियों की जो साउथ जोनल काउंसिल उसकी मीटिंग में गए थे महाबलीपुरम में। उस मीटिंग में इन्होंने अलग अलग मुख्यमंत्रियों से बात की, बहुत से पैकेजेस ऑफर किए, जीएसटी में कुछ कंसेशंस ऑफर किए, ये सब ऑफर दिए उन्होंने। और तमिलनाडु की असेंबली मुख्यमंत्री विजय का ही पेश किया हुआ प्रस्ताव कि 1971 की जो फिगर्स हैं, जो डिलिमिटेशन है, जो इंदिरा गांधी ने फ्रीज किया था, उसको फ्रीज रखा जाए। ये तमिलनाडु की असेंबली प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर चुकी है। अब विजय ने क्या किया कि वो अपने स्टैंड को थोड़ा डाइल्यूट कर दिया अमित शाह से एंगेजमेंट के बाद, कि हम फेयर डिलिमिटेशन हो जिसमें साउथ के साथ इनजस्टिस ना हो तो हम स्वीकार कर लेंगे जी। अब जैसे ये डाइल्यूट हुआ तो ये स्पेकुलेशन हो गया। मुझको ऐसा लगता है कि विजय का ट्रैप है, वो चाहते हैं कि डीएमके इसमें आगे बढ़ जाए। विजय की पार्टी पार्लियामेंट में नहीं है, तो वो चाहते हैं कि डीएमके इसमें आगे बढ़ जाए और फिर वो अपने वापस, क्योंकि असेंबली पास कर चुकी रेजोल्यूशन, तो वापस हो जाए और डीएमके इसमें फंस जाए। तो एक तो ये फंसा हुआ है मामला वहां पे। दूसरा कि जो मेरी खबर है कि चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू भी इसके पक्ष में नहीं है, वो भी नहीं चाहते हैं कि डिलिमिटेशन बिल ऐसा आ जाए, और उनके कोई पब्लिक बयान आपको इसके पक्ष में नहीं दिखाई देंगे अभी हाल फिलहाल के। बाकी जो टीएमसी का एक मामला है वो फंसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में भी है। अब ओम बिरला स्पीकर ने भी उनको नोटिस दे दिया। अब उनकी अगर बर्खास्तगी होती है तो सारा गेम ही बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो तमाम सारे फैक्टर्स हैं, चाहे टीडीपी है, चाहे जेडीयू है, चाहे विजय की पॉलिटिक्स है, चाहे डीएमके है, चाहे वो ए राजा है, चाहे वो राहुल गांधी का वहां जाना और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में भूचाल मचा देना, ये सब चीजें एक चक्रव्यूह है। और इसमें अगर मोदी जी घुसे और उन्होंने इसका अटेम्प्ट ले लिया और वो अटेम्प्ट फेल हो गया, तो ये जंतर मंतर 2 से भी बुरा होगा। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जंतर मंतर 2 से भी बुरा होगा, क्योंकि यहां नरेंद्र मोदी की चालाकियां, नरेंद्र मोदी की राजनीति, उस पर सीधे सीधे प्रहार है, सीधा प्रहार है, और वो दिखाई भी दे रहा है चालाकियां कहां की जा रही हैं। जरा जल्दी से आना चाहता हूं पहले प्रफुल्ल जी आपके पास, फिर अमलेंदु जी आता हूं। प्रफुल्ल जी, कोलकाता देखिए सेंटर पॉइंट है, डिलिमिटेशन का भी सेंटर पॉइंट, सबसे ज्यादा सांसद टूट के वहीं से आए हैं, पश्चिम बंगाल से आए हैं, और यहीं से एक उम्मीद जगी नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, उनकी सरकार को, उनकी पार्टी को, कि डिलिमिटेशन बिल तो हम पास करवा सकते हैं। और देखिए अभी तक मानसून सत्र के समापन की घोषणा नहीं हुई। विपक्ष कह रहा है कि आप समापन की घोषणा कीजिए, और अगर नहीं करते हैं, आप विशेष सत्र लाना चाहते हैं, तो फिर कहिए कि ला रहे हैं, कब ला रहे हैं, लेकिन उससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और क्या बिल लेके आ रहे हैं वो बताइए। डिलिमिटेशन बिल लाना चाहते हैं तो डिलिमिटेशन पे पहले हमसे बात कीजिए, और हमारी सीधे सीधे डिमांड यही है और हमारा सुझाव यही है कि आप अगले 25 साल तक जो काम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया था 25 साल पहले, वही काम आप फिर से कर दीजिए, यानी 543 सीटों को रिजर्व कर दीजिए अगले 25 साल तक संसद में, पहली बात, लोकसभा में। दूसरी बात, महिला आरक्षण बिल आप लागू कर दीजिए 2029 के चुनाव में, उस पर चुनाव करवाइए, ये 2 महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो है वो ऑल पार्टी मीटिंग है, जो सबसे पहले उनका कहना है, यानी 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ये 3 पॉइंट आने से पहले, और जो विपक्ष अभी इसको और बड़ा मुद्दा बनाएगा, उससे पहले सायोनी घोष, दस्तीदार साहिबा और ऐसे तमाम 20 जो सांसद हैं जो टूट के गए थे, उनको मुंह की खानी पड़ रही है, उनको डबल ट्रिपल अटैक उनके ऊपर हो रहा है। संसद की न्यायपालिका की तरफ से, संसद से, यानी ओम बिरला ने नोटिस थमाया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस थमाया, और जिसके घर गए थे वो कह रहा है तुम मेरे अपने हो ही नहीं। तो मिर्जा गालिब साहब ने ठीक कहा है, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।
यही होने जा रहा है क्या प्रफुल्ल कोलखियान जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आबरू तो चली ही गई। आबरू के साथ तो गए भी नहीं थे तो बेआबरू होके क्या निकलते, आबरू तो बाहर ही छोड़ के गए थे। अब आबरू लेने के लिए बाहर लौटे, ममता बनर्जी के पास जाएं जहां उनका आबरू बंधक है, तो ये एक अलग बात है। लेकिन अभी वो भारतीय जनता पार्टी के किसी काम के नहीं रह गए हैं। एक तो देखिए, जब पॉलिटिकल सिचुएशन बदलता है, पॉलिटिकल क्वालिटी बदलती है, तो सब कुछ बदलने लगता है। ये अचानक नहीं है कि न्यायालय ने इतना संविधान सम्मत रुख अख्तियार किया कि समयबद्ध उन्होंने कहा कि हम और एक संवैधानिक संस्था पर कोई नोटिस तो नहीं जारी करना चाहते हैं, उनको कोई जवाब तो नहीं देना चाहते हैं, लेकिन का इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन समयबद्धता का पालन होना चाहिए। इरादा नहीं रखते हैं, ये तो धमकी है। इरादा नहीं रखते हैं का मतलब शक्ति तो रखते हैं, इरादा नहीं रखते हैं इसलिए छोड़ दिया। तो वहां जो हमारे महान्यायवादी थे उन्होंने बहुत आग्रह पूर्वक इस बात को कहा कि नहीं हम देख लेंगे, और यहाँ लोकसभा सचिवालय ने नोटिस थमा दिया इन लोगों को। अब 7 दिन के अंदर जवाब देना है। अब 7 दिन के अंदर में तो अगर इनका ये जवाब देंगे, उसके बाद क्या जवाब देते हैं और पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि इनको तो बड़े आदर से अपनी मीटिंग में बुला के ले गए थे ना। एनडीए की जब मीटिंग हुई थी मंगल मिलन में, शायद ये लोग भी गए थे, सभी लोग गए थे। ये जो 20 लोग हैं हाथ जोड़ करके गए थे एनडीए की एक मीटिंग में, तो इनको तो बुला लिया था। ऑल पार्टी मीटिंग में भी अपने साथ बुला लिया था, ये उधर ही थे, अपने अलग से बैठने की व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं अपने इसी चैनल पर कि पश्चिम बंगाल की राजनीति तृणमूल से टूटे हुए लोगों को भारतीय जनता पार्टी में लेने की स्थिति में नहीं है, बल्कि यहाँ तो चर्निंग ये है कि तृणमूल से टूटकर जो लोग आए थे उनको इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर अगर बैठा दिया गया है, यानी कि मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तो ये पार्टी के लिए शोभनीय नहीं है। भाई ऐसा है कि इसकी काफी चर्चा है, और खास करके जो लोग आरएसएस के, जिन लोगों ने इनके खिलाफ ही संघर्ष किया है, वो लोग ये कहते हैं, और शुरू से ये बात रही है। और उन्होंने ये कहा था कि सब सही शब्दों में कि हम तृणमूलीकरण नहीं करेंगे अपना, यानी कि तृणमूल के लोगों को नहीं बुलाएंगे, लेकिन ये कर लिया गया। तो जो यहाँ जो विधायक दल में इनको नहीं स्वीकार किया गया, जरूरत भी नहीं थी, और संसद के बारे में स्ट्रेटेजिकली छोड़ दिया गया कि सांसदों के साथ आप अपना डील कीजिए। वो एक खंडहर पार्टी में ले जाकर को घुसा के ले आए, और पता नहीं क्या क्या हुआ। अभी तो न्यायालय में केस चल रहा है, इसलिए वो तो होगा नहीं। खरगे साहब जी ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें 25 साल की बात उन्होंने लिखी है, और ये स्वाभाविक है कि जब आप अनुपात वही रखना चाहते हैं तो फिर आप इसको डिस्टर्ब करना क्यों चाहते हैं। और दूसरी बात है कि जो शिक्षा को लेकर के और तमाम को लेकर के संसदीय सिर्फ सीट बढ़ाने से होता नहीं है, इसके खर्चे भी बढ़ते हैं। और सांसदों की जो जीवन शैली है वो कोई साधु सन्यासी, मतलब पुराने जमाने का, आज के नहीं, पुराने जमाने के साधु सन्यासी जिस अर्थ में हम जानते हैं उसी तो है नहीं। उनके काफी खर्चे हैं, काफी आवागमन है, आना जाना है। तो उन्होंने एक जरूर कहा कि ये एक अच्छा प्रस्ताव दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि सभी पार्टी की मीटिंग बुलाइए। ये तो परंपरा रही है कि सभी पार्टियों की मीटिंग अगर विशेष सत्र के लिए बुलाते हैं, और उसमें उनको बोलना होगा कि किस चीज के लिए। विशेष सत्र विशेष विषय पर होता है, और वो विषय बताना पड़ता है। तो अगर आप विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं तो आपके पास विषय क्या है, किस मुद्दे पर बुलाना चाहते हैं। और डिलिमिटेशन को अगर आप रखेंगे तो उत्तर दक्षिण का जो पंगा फंसा हुआ है सो है ही, और ये जुगाड़ आपका हो नहीं पाएगा इतनी जल्दी। जिन लोगों को ये चिट्ठी दी गई है, जिनका अभी उनकी संसदीय स्थिति का फैसला ही नहीं हुआ है, उनके वोट से अगर डिलिमिटेशन कराने जाएंगे, तृणमूल कांग्रेस के तो जो सदस्य हैं 20, इनके तो सदस्यता ही उस ढंग से स्वीकृत नहीं है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन हाँ, उनको वोट देने का अधिकार है, किसी ने अधिकार छीना नहीं है। लेकिन इस पर स्पीकर क्या रुख अख्तियार करते हैं, इस पर निर्भर करेगा। भारतीय जनता पार्टी के सामने इस समय में जो समस्या है, आज भी जो टेलीग्राफ वगैरह में निकला है, वो ये नहीं है कि वो सर चुनाव नहीं जीत जाएंगे। ज्ञानेश कुमार जी की मदद से या चुनावी तंत्र के हिसाब से हो सकता है चुनाव जीत जाए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी वो सरकार नहीं चला पाएंगे, देश नहीं चला पाएंगे, क्योंकि उनका एक बार खत्म हो गया। वो जो पिछले 2 महीने में जो हुआ है वो कुछ साधारण घटना नहीं है। नेपाल में जो बाढ़ आई हम लोगों ने देखा, बस यही जेनजी का वही ताकत के साथ आया और सब कुछ को धो पोछ के ले गया। जिनके सरकार में इस्तीफे नहीं होते थे, उनके सरकार में ऐसा इस्तीफा हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे।
4 राज्यों को चुनाव जिताने वाले उसके वो प्रभारी रहे हैं, फंड जुगाड़ करने वाले लोग रहे हैं। हम वो बहुत ही लो प्रोफाइल में रहते थे, उनको लोगों ने उतना नहीं ध्यान दिया, लेकिन वो समझ लीजिए कि छोटे मोटे अमित शाह ही हैं। तो उनको गद्दी से छोड़ने के लिए इसलिए इतना भी डिले हुआ। इधर मंत्रिमंडल का रिशफल तो कर ही नहीं पा रहे हैं, तो डिलिमिटेशन क्या कराएंगे। मुझे लगता है कि सत्ता के 2 शीर्ष लोगों में आपस में बातचीत भी नहीं है। इधर से कोई बहुत दिन हो गए जब इन्होंने राहुल बाबा शब्द हमने नहीं सुना इनके मुंह से। पहले तो हर बार राहुल बाबा व्यंग करते थे, आजकल नहीं करते हैं। और राहुल गांधी का दबाव यह है कि राहुल गांधी अब जो छात्रों की अनुगूंज में सवाल उठाते हैं वो सरकार अगले दिन उसका कंप्लायंस दे देती है, सरकार वो काम करने लगती है। तो ऐसे में ये डिलिमिटेशन की तरफ बढ़ने का साहस करेंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि संसद सत्र बुलाने की कोशिश करें, संसद सत्र में इसको डिस्कस करें, लोगों से मनाने की कोशिश करें। लेकिन अभी जो भारत की जो स्थिति बदल रही है, आर्थिक स्थिति जो बदल रही है उसमें, और जो एक सरकार जो एक तरह के अपने ही बोझ में लदा हुआ अभी सर इशारा कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी इनके साथ अब खड़ी होने की स्थिति में नहीं है, इसलिए कि इनके साथ न ब्यूरोक्रेसी खड़ी होने की स्थिति में है, न कोई पार्टी खड़े होने की स्थिति में है। अब ये बिल्कुल अकेले हो गए हैं। ये जिस कॉर्पोरेट पूंजी के प्रतिनिधि बनकर आए थे, अब उसके ही काम के नहीं रहे ना, तो अब इनके काम के क्या रहेंगे। अभी मोहन भागवत जी अमेरिका गए हैं, वहां हर पल अपमानित हो रहे हैं और इससे देश का अपमान ही बढ़ा रहे हैं। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री को जाने की अनुमति नहीं मिलती है। ठीक है कि मोहन भागवत को जाने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है, वो नागरिक है, नागरिक को किसी अनुमति की जरूरत नहीं होती है, उसके पास पासपोर्ट वीजा और डॉक्यूमेंट्स है, दैट इज वैलिड। लेकिन मुख्यमंत्री को जरूरत पड़ती है, तो आपने क्यों नहीं दिया। मुख्यमंत्री जाना चाह रहे थे तो अमेरिका इस समय में कोई वैध कारण नहीं है सिवाय इसके राजनीतिक प्रतिशोध के या राजनीतिक रुकावटों के, पॉलिटिकल डिटरेंस इसको बोलते हैं, उसके अलावा और कोई कारण नहीं है। तो ऐंठ में तो कोई कमी हुई नहीं है, ऐंठ तो आपकी जस की तस है। अब ऐंठ अगर जस की तस है, पश्चिम बंगाल में जब ये लोग आएंगे, आपने भी कहा था कि बड़े बेआबरू होकर निकले, बेआबरू होकर तो घुसे थे और आबरू इनके लिए है नहीं। विचित्र स्थिति हो गई है इस देश में राजनीति की और सत्ता की। 20 दिन तक संसद चलती रही और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का उसमें झांकने तक नहीं गए, और रोज बोलते हैं कि बाहर हम कैबिनेट में बैठते रहे। या तो पार्लियामेंट को आप निरर्थक कर रहे थे या अपने आप को निरर्थक बना रहे थे। सदन चलेगा तब आप जाएंगे कि आप जाएंगे तब सदन चलेगा। ये तो सुकरात के समय का ये दुविधा है ना, कि किसी चीज को हम पसंद कर लेते हैं इसलिए वह चीज अच्छी होती है, या वह अच्छी होती है इसलिए हम उसे पसंद करते हैं। थिप्रो इसको बोलते हैं, थिप्रो दुविधा सुकरात के समय से। तो उस दुविधा में देश को डाल दिया कि सदन चलता तो हम जाते, और देश कह रहा है कि नहीं आप जाते तो सदन चलते। तो इतने स्थिति में देश को डाल दिया। अभी गवर्नेंस कौन चला रहा है किसी को नहीं पता है, कैसे सरकार चल रही है। लोगों के और भी काम है सरकार के, सारे अधिकारी मुंह बाकर के बैठे हुए हैं, किसी को पता नहीं कि किधर जाना है, पत्ता किधर हिल रहा है, उसका भाषा क्या है। तो सत्ता की जो भाषा है उसको ब्यूरोक्रेसी नहीं समझ पा रही है। ब्यूरोक्रेसी अपनी जान बचाने पर लगी हुई है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। ब्यूरोक्रेसी सहित पार्टी भी डिवाइडेड है। अब निरर्थकता बोध है, थके हुए लोग हैं, अलगाव महसूस कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है। तो लड़े तो किसके लिए लड़े। शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़े, हेमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़े। तो ये तमाम तरह के सवाल, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़े। बिहार में आंदोलन हो रहे हैं, तो बिहार में भी जमीन पक रही है। हालांकि केदारनाथ सिंह जी की कविता संकलन का यह शीर्षक है, लेकिन बिहार में भी जमीन फिर से पक रही है। और उस पकती हुई जमीन में अब क्या होता है ये देखने की बात होगी। लेकिन राजनीतिक स्थिति ऐसी नहीं है कि ये डिलिमिटेशन करवा लें, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोशिश इनकी हो सकती है, ये उनको मंत्री पद का लोभ दिया है, राजा का नाम आते ही झांक गए। ये कोशिश करेंगे विपक्ष से अकेले में बात नहीं करके, बल्कि राहुल गांधी को मैनेज करने की जो पार्लियामेंट के माध्यम से ये कुछ ऑल पार्टी मीटिंग करेंगे। पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन इनके बूते की तो अब लगती नहीं है, क्योंकि इनका अभी ऐंठ तो इनकी गई नहीं है, ऐंठ नहीं गई है। सरकार अभी तक जनता पर हमलावर है, अभी तक कोई इसका स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा है कि ये इन लोगों का ये करेंगे। मुझे तो लगता है कि जो 20 सांसद गए ना सर, इन पर तो कानूनी कार्रवाई ये लोग करेंगे। सभी शारदा नर्दा में फंसे हुए लोग हैं,
इनको अगर सदस्यता तो जाएगी ही, कार्रवाइयाँ भी हो सकती है, या फिर ममता बनर्जी से कोई हो। और इधर आप तो दे ही रहे हैं कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को यानी कि तृणमूल कांग्रेस को अपने 3 फ्रीज अकाउंट को ऑपरेट करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि पिछले आदेश का जो पिछला जो फैसला था उसको कमजोर हो जाएगा अगर आप कोई देंगे तो। पार्टी के खर्चा के लिए इनको पैसा दे रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि जो ऋतुपर्ण बनर्जी की पार्टी है वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे खर्चा चला रहे हैं, उनको कहाँ से क्या आ रहा है और वो किस फंड को ऑपरेट करते हैं। तो स्थिति बहुत भयावह है सर, पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे देश में, और पश्चिम बंगाल तो खास करके भयावह होने की स्थिति में। मुझे तो लगता है कि 2-4 महीने के अंदर ही पूजा के आसपास, पहले या बाद में, यहाँ के मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। यहाँ के बड़ी मुख्यमंत्री बात आप कह कंटिन्यू रहे नहीं हैं, करेंगे। बड़ी बात आप कह रहे हैं। अक्टूबर अगले महीने है, जी मुझे सितंबर आ रहा है इसके मुझे बाद, लग रहा और है आज पूजा 28 पूजा तारीख हो के गई, बाद 27 तारीख हो गई। जी, एक ये महीने के बदल बाद आप कह जाएंगे रहे हैं कि और मुख्यमंत्री भारी बदल जाएगा। डिकपलिंग होगा उसमें जी, क्योंकि यहाँ पर पार्टी संगठन तैयार नहीं है इनको तृणमूल कांग्रेस इनके अतीत को ढोने के लिए। जी जी जी। अमलेंदु जी बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं आप, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा मुस्कुराइए अमलेंदु जी। हाँ, अब अच्छे लग रहे हैं आप। अमलेंदु जी कैसे देखा जाए बिहार लेके चलूंगा आप लोगों को, लेकिन उससे पहले जरा इस पे कमेंट। बिहार इसलिए क्योंकि बिहार में एक आंदोलन चल रहा था बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन TRE 4 का, और उसमें छात्रों की जीत हुई है। राहुल गांधी ने कल ही बिहार पे कमेंट ट्वीट किया था, आप लोगों को याद होगा, और आज काफ़ी उत्साह है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन क्योंकि, और ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप देख लीजिए, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो इधर बिहार हो, हर तरफ छात्र आंदोलित हैं और छात्रों के साथ राहुल गांधी जाते हैं, और जीत राहुल गांधी को यानी छात्रों को मिलती है। राहुल गांधी का दबाव काम करता हुआ दिखाई देता है। जरा समझना चाहता हूं आपसे अमलेंदु जी, छात्रों पे नहीं बल्कि सरकार इधर जो मानसून सत्र है उस सत्र को ख़त्म न करके सरकार चाहती है डिलिमिटेशन लेके आना, और डिलिमिटेशन कैसे, तो वो महिला आरक्षण की आड़ में, महिला आरक्षण की आड़ में आप लेके आना चाहते हैं, और पूरी दुनिया को, खासकर देश के नागरिकों को आप मूर्ख समझते हैं, मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। मीडिया के लोगों ने भी वैसे ही लिखा था, प्रशांत जी याद है आपने शेयर किया था फ्रंट पेज पे, आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। अरे भाई साहब 2023 में पास हो गया था, अब फिर वैसे ही ये हो जाएगा कि आप 1972 का पेपर उठा के पढ़ लें और पूछें कि बहू ये पाकिस्तान बांग्लादेश आज़ाद हो गया क्या? तो भाई वो 72 में हुआ था, बांग्लादेश बना था, और 2026 है। वैसे 2023 में आरक्षण पास हो गया था सर्वसम्मति से। भारत के इतिहास में अपने आप में ये एक ऐतिहासिक घटना थी उस समय, महिलाओं के आरक्षण की, सबने मिलके दिया था वोट। लेकिन अब आप ये कर रहे हैं। अब जरा आपसे समझना चाहता हूं अमलेंदु जी कि सरकार जो चाह रही है, और अभी तक देखिए दबे पांव, छुपे रुस्तम की तरह आप आए, 370 को खत्म किया आपने, 370 पे पहले चुपचाप 5 तारीख को, 5 अगस्त 2019 को क्या होने जा रहा है पता नहीं। पूरा उधर से कश्मीर से खबर आ रही है कि पूरे कश्मीर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, पार्लियामेंट बुला लिया गया, और पहुंचे वहां अमित शाह जी बिल लेके आए, पास करवा लिए। लेकिन अब और तब में कितना फर्क है अमलेंदु जी, जरा इसी की चर्चा कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि डिलिमिटेशन बिल कितना मुश्किल है या कितना आसान है। राजीव जी, एक तो तब और अब में इतना अंतर है कि तब अमित शाह जी पहुंचे थे और दहाड़ रहे थे संसद के अंदर, और अचानक बुला लिया गया था, कश्मीर को कैद कर लिया गया था। और अब अंतर ये है राजीव जी कि अमित शाह जी संसद में ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो परिस्थितियां तो एकदम उल्टी हो गई। तब तो आप उस संसद को बंधक बना रहे थे, कश्मीर को भी बंधक बना रहे थे, और आज स्थिति ये है कि आप संसद में ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। छोटे बड़े दोनों मोटा भाई जो है संसद में नहीं पहुंच पा रहे हैं, मतलब संसद भवन के अंदर पहुंचते हैं लेकिन सदन के अंदर आप नहीं पहुंच पाते हैं। तो परिस्थितियां तो एकदम उल्टी हो गई हैं। लेकिन अभी जो राजीव जी इन्होंने सत्रावसान नहीं किया है, और इसके पीछे जो इनकी पॉलिटिक्स है, जो इनका गेम प्लान है, मुझे लगता है कि उस पर काम बड़ी सीरियसली कर रहे हैं, और ये चाहते हैं किसी तरीके से ये करा लिया जाए, और इसके जरिए इनके राजीव जी 2 लक्ष्य जो है वो इनको हासिल होंगे।
और ये इसको करने के क्या चाहते हैं, एक तो जो बिरला साहब ने जो नोटिस जारी किया है वो कि सदिच्छा में जारी नहीं कर दिया है राजकीय नोटिस, नोटिस जारी कर दिया है, 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला जाता कि भाई अब ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो कार्रवाई तो कर दी बिरला साहब ने, नोटिस थमा दिया, 7 दिन के अंदर जवाब मांग लिया। अब बिरला साहब के ऊपर है कि वो 7 दिन के अंदर उसका निस्तारण करें कि 1 महीने के अंदर करें। तो फिर अगर 2 महीने लग जाएगा तो फिर 2 महीने बाद तो जाएंगे फिर दूसरे लोग कि भाई बिरला साहब इस पर फैसला नहीं ले रहे हैं, जबकि जवाब भी मिल गए हैं, तो तब तक इनकी सदस्यता बची रहेगी। तो एक खेल तो राजीव जी इसके पीछे ये है कि अभी ये खेल होता रहेगा कि इनका नोटिस दे दिया, नोटिस से जवाब आ जाएगा और बिरला साहब उसको अपने पास रखकर बैठ जाएंगे ताकि लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकें कि साहब इन्होंने अभी कुछ उस पर कार्रवाई नहीं की है, 2 महीने हो गए, और इसके जरिए उनको बचाकर काम लेने के लिए उसको रखा जाए। दूसरा राजीव जी, डीएमके जो है वो चाहे ए राजा को, जैसा प्रशांत जी कह रहे थे कि ए राजा का नाम आया और कनिमोझी का आया, तो भाई ये तो जो अफजल गुरु को शहीद बताती थी महबूबा मुफ्ती, उनके साथ भी मिलकर सरकार बना चुके हैं, तो ये राजा क्या महबूबा मुफ्ती के सामने, तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहेंगे देखो लक्ष्य बड़ा था हमारा, महिलाओं को हमको आरक्षण देना था, तो इसलिए हमने देखिए ये राजा को कनिमोझी को भी स्वीकार कर लिया, कह देंगे, कहने में क्या है, जुबान तो हिलानी है चमड़े की, वो हिला देंगे कि देखिए हमने कितने बड़े लक्ष्य के लिए कितनी कुर्बानी दे दी भारतीय जनता पार्टी ने, ये राजा कनिमोझी को भी स्वीकार कर लिया मंत्री बनाना, क्योंकि लक्ष्य हमारा बड़ा था, कह दिया जाएगा और इस तरीके से उसके बाद आ जाएगा। और डीएमके भी राजीव जी, ये जितने सामाजिक न्याय के नाम पे अपनी दुकानें चलाने वाले हैं राजीव जी, सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय के साथ विश्वासघात इन्होंने ही किया है। जब जब देश के ऊपर कोई संकट इस तरीके का आया है, ये सारे सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले जो हैं, ये सब जाकर के जो खड़े होते रहे इसी हिंदुत्व की राजनीति के साथ में, रामदास आठवले से लेकर मायावती तक और ये डीएमके तक, ये सब जाते रहे, तो फिर ये चले जाएंगे, पहले भी जा चुके हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। चंद्रबाबू नायडू जो थे वो फांसीवादी सरकार बता रहे थे इसी एनडीए की सरकार को, अब आप देखिए वो किस तरीके से मजबूती के साथ खड़े हुए, तो वो भी चले जाएंगे। इसके जरिए दूसरा जो राजीव जी अपना मसला, मतलब इनका जो लक्ष्य होगा वो हासिल होगा, वो ये होगा कि इस महिला आरक्षण में जो कह रहे हैं सब महिला आरक्षण के लिए सीटें बढ़ाई जाएंगी, उसको बढ़ाने के लिए, इसके जरिए ये जिस सामाजिक न्याय की राजनीति करने वालों के दम पर इसको पास कराएंगे, उसी सामाजिक न्याय का गला भी घोट देंगे। उसमें ओबीसी के लिए, ओबीसी महिलाओं का उसमें कोई अलग से कोटा नहीं होगा, दलित महिलाओं का उसमें अलग से कोई कोटा नहीं होगा, तो वो भी एक लक्ष्य पूरा हो जाएगा। यानी दलितों और ओबीसी की भागीदारी वो और कम हो जाएगी संसद के अंदर, और जो हिंदी पट्टी है वहां से सीटें बढ़ जाएंगी, तो यानी अपना इंतजाम पूरा करेंगे सरकार में आगे बने रहने का, जो विकसित भारत 2047 में बनाना है। तो ये जो करेंगे राजीव जी 2047 में विकसित भारत बनाने की बातें जो कर रहे हैं, तो ये करें सामाजिक न्याय की बात करने वालों के कंधों पर चढ़ के ही, अठावले जी साथ में ही डीएमके भी साथ में आ जाएगी, दिक्कत क्या है। डीएमके को तो प्रधानमंत्री बनना नहीं है, प्रधानमंत्री बनना है तो खड़गे जी को बनना है, राहुल गांधी को बनना है, अखिलेश यादव को बनना है, उन्हें थोड़ी बनना है प्रधानमंत्री जो उनके लिए कोई दिक्कत हो, तो वो तो कर लेंगे अपना समझौता, पहले भी करते रहे इस तरीके की। तो ये राजीव जी इसके पीछे इनकी रणनीति मुझे लगता है कि इस तरीके से काम कर रहे हैं, और जो रोक के रखा गया, मतलब जो नोटिस दिया गया है अभी टीएमसी के सांसदों को, वो नोटिस एक रणनीति के तहत दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी फिर से ना पहुंचे, और जो कह के आए थे वहां तुषार मेहता साहब कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और अगली सुनवाई पे जब होगा तो आपको कार्रवाई मिलेगी, तो जाके बता देंगे अगली सुनवाई पे सब कार्रवाई देखिए हो गई है, उनको नोटिस दिया था, नोटिस का जवाब आ गया है, अब उसको संज्ञान ले लिया गया है, उसका वो जांच करा रहे हैं, 20 लोगों के जवाब हैं, सबके अलग अलग जांच करानी पड़ती है, तो समय लगता है उसमें, कानूनी उसमें राय भी लेनी है, और फिर उसमें बिरला साहब लेंगे और तब तक वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद फिर होती रहे सदस्यता, जाती रहे, और सुप्रीम कोर्ट भी कौन सी तुरंत सदस्यता रद्द कर देगा, मतलब क्या आशा है कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत सदस्यता रद्द कर देगा, या कह देगा कि वोट डालने मत जाओ क्योंकि तुम्हारा मामला अभी लंबित है। मुझे नहीं लगता है सुप्रीम कोर्ट इस तरह कोई दे देगा, तो ये अपनी इस रणनीति में कामयाब हो सकते हैं, तो इसीलिए इन्होंने अभी इसको सत्रावसान नहीं किया है और ये इस चालाकी में लगे हुए हैं। लेकिन खड़गे जी ने चालाकी पकड़ ली राजीव जी, और जिस तरीके से किरण रिजिजू ने संदेश, मतलब संकेत दिया कि इसमें विशेष सत्र बुला सकते हैं, तो यही है विशेष सत्र बुलाने का। लेकिन इसके साथ साथ सवाल यह है कि क्या अमित शाह इस विशेष सत्र में संसद में आ पाएंगे अगर बुलाते भी हैं आप,
क्योंकि 20 जुलाई का मसला अभी भी जिंदा है, खत्म नहीं हुआ है। रोज इस्तीफे की अमित शाह के बाद मांग हो रही है। तो क्या विशेष सत्र भी बुलाकर ये जो साधारण सत्र था उसी की तरह धुल जाएगा अगर आप बुलाते भी हैं? तो मुझे लगता है राजीव जी कि अमित शाह को मतलब मजबूती से विपक्ष को पकड़े रहना है। अगर देश को बचाना है तो विपक्ष को, अमित शाह को मजबूती से पकड़े रहना है। जब भी संसद का सत्र आए, अमित शाह इस्तीफा दो, ये विपक्ष वहां मजबूती के साथ पकड़े रहेगा राजीव जी, तो देश शायद बच जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जरा स्वामी जी आपके पास आऊं उससे पहले सीधे पटना चलते हैं। और पटना का ये आंदोलन आप लोगों ने कल देखा होगा, कल परसों आज शिक्षा मंत्री का घेराव, उनके आवास का घेराव, पटना में भी आंदोलन चल रहा था, एग्जाम रद्द करवाने का आंदोलन चल रहा था, उसके अलावा जो अनियमितताएं हैं उसका आंदोलन चल रहा था। ज़रा एक रिपोर्ट हमारे साथी पटना से सीधे पंकज कुमार की रिपोर्ट जरा देख लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। देखिए रिपोर्ट। देखिए, पटना के गर्दनी बाग में 10 दिनों से धरना चल रहा था और आपको बता दें कि ये धरने के बीच कई राउंड वार्ता हुई छात्र नेता दिलीप से और आज सरकार ने इनकी सारी बातों को मान ली है। वहीं आप देख सकते हैं कि छात्र तमाम जो है काफी खुशी मना रहे हैं, आप लोगों की बातें मान ली गई है। देखिए, TRE-4 की जो मांग थी, लगभग मांग जो है कि मान लिया गया है, पूरा नहीं कह सकते हैं लेकिन लगभग जो है कि मान लिया गया है। और BSSC का जो एग्जाम डेट अभी तक नहीं जारी किया गया था, 3 साल फॉर्म भरा हुआ हो गया था, तो उसका भी जो है कि कैलेंडर जारी करने की जो है कि आदेश जो है कि दे दिया गया है उसमें। इसके बाद जो 1799 दरोगा जो बहाली हुआ, उसमें जो मेंस में हुआ था, तो उसमें जो है कि बड़े पैमाने पर जो है कि धांधली हुआ था, तो उसके जांच करने का आदेश दिया गया है। फिर BPSC मतलब 17वीं, उसका जो है कि जांच करने का आदेश दिया गया है। और डेट जो लाइब्रेरी की बहाली 18 साल से जो है कि नहीं मतलब आया हुआ था, तो उस पर भी जो है कि कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। जल्द से जल्द जो है कि इसका ये लेट का जो है जल्द से जल्द जो है कि नोटिफिकेशन दिया जाएगा। अब बेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आने वाला बिहार में, तो उसके लिए जो है कि बेट का आयोजन होगा, तो उसका भी जल्द से जल्द उस पर जो है कि कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन इतना सारे अभ्यर्थी को का तो खुशी है, लेकिन एक हमारे साथी है जो है कि बेल्ट्रॉन का, इनका क्या है कि एक मतलब बेल्ट्रॉन का जो है कि एक बार रिजल्ट दे दिया गया और जो सेकंड लिस्ट रिजल्ट जो है कि जारी करना था वो जो है कि जारी नहीं किया गया, तो इनकी बात को जो है कि नहीं वहां पर माना गया है। तो इसीलिए हमारे साथी जो है कि रो रहे हैं। तो हम कह रहे हैं सरकार से कि बेल्ट्रॉन का भी सेकंड जो रिजल्ट है उसको जो है कि जारी किया जाए, यानी सेकंड लिस्ट जो है कि जारी किया जाए, ताकि जो बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी है वो भी जो है कि खुशी खुशी मतलब अपना जीवन जो है कि जिए और उनको भी जो है कि नौकरी मतलब मिले। क्या लग रहा है, तो सभी छात्र अब तो उनको लग रहा होगा कि हम अकेले पड़ जाएंगे? नहीं, देखिए अकेले नहीं, हम लोग जो है कि हमारे साथी है, तो हम लोग जो है कि इनका साथ देंगे। ठीक है, इनका हम साथ देंगे। मेरे साथ ये थे तो हम इनका साथ पीछे हट जाएंगे क्या? हम आप अकेले नहीं है, आपके साथ सब लोग हैं। सर, हम जो 2 साल से सब विद्यार्थी को पता है कि हम 2 साल से जो परिस्थिति जी रहा जेल रहे ना, तब बेल्ट्रॉन सेकंड लिस्ट के सबको पता है सर। हम लोग पूरा विश्वास को लेके यहाँ पे 10 दिन से धरना प्रदर्शन में बने हुए भैया। देखिए, जो सरकार के द्वारा जो बातें मानी गई, तमाम जो बेल्ट्रॉन के छात्र हैं उनके आंखों में आंसू देख रहे हैं कि उनकी अभी तक कोई नोटिफिकेशन। हम लोग बर्बाद हो गया सर। हम धरना स्थल पहुंचवाया, मेरे पास पैसा नहीं था, हमको कोई दिया पैसा कमाए, हम धरना स्थल पे, ऐसा स्थिति है मेरा। लेकिन हम लोग को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, हम लोग पास हुए हैं तब जाकर के हम लोग को क्वालिफाइड किया गया है, लेकिन कम से कम हम अपना मांग रहे हैं ना। हम ऐसे नहीं ना मांग रहे हैं हमको कहीं सेट कर दीजिए, 2 लाख रुपया दे रहे हैं, 4 लाख रुपया दे रहे हैं। हम पास किए हैं, हमको न्याय दीजिए। हमको कहना है कि हम वाले के साथ हैं, अब इतना दिन रात मेहनत किए थे, दिन रात लगातार मेहनत किए थे। हम लोग को सिर्फ खाली फाइनल सूची था, नौकरी नहीं मांग रहे थे, सिर्फ खाली फाइनल सूची में नाम दे दीजिए, भले नौकरी बाद में चाहिए। हम लोग बहुत मेहनत किए थे। हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, अब आत्महत्या कर लेंगे, नहीं माना गया था। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलिए? हम लोग गरीब। तो सुन रहे थे आप ये रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट आप देख सकते हैं बाद में हमारे इसी चैनल पर, और पटना से ये पूरी रिपोर्ट आ रही है और उसमें आप समझ सकते हैं कि छात्रों की बड़ी जीत हुई है। तो छात्रों की जीत लगातार हो रही है, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे वो उधर महाराष्ट्र हो आपने देखा, चाहे कमोबेश झारखंड में आपने देखा, बिहार में आपने देखा, आप देख रहे हैं। तो सब तरफ छात्र आंदोलित हैं और उस आंदोलन में कहीं ना कहीं राहुल गांधी का हस्तक्षेप भी दिखाई दे रहा है।
और ये हस्तक्षेप कितना परेशान कर सकता है। जरा इस दूसरे पार्ट में हम जो पहला पार्ट जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और जिसमें कैसे यहाँ ओम बिरला को कितना दिल पे पत्थर रखकर नोटिस जारी करना पड़ा होगा, क्योंकि आप संविधान से बंधे हुए हैं, आप नियम कायदों से बंधे हुए हैं, आप उसको तोड़ के आप देर कर सकते हैं लेकिन उसको डिनाई नहीं कर सकते। और आज आपको नोटिस 20 सांसदों को भेजना पड़ा है। और एक तरफ ये, दूसरी तरफ छात्र आंदोलित हैं, 5 साल का बच्चा भी आंदोलित है। इसी आंदोलन में 5 साल का बच्चा भी कल गया था, जिसको पुलिस ने डिटेन किया, 2 घंटे तक पुलिस थाने में रखा था। बिहार की बात कर रहा हूं। आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र सरकार देवेंद्र फडणवीस साहब को, जो नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी की सभा पुणे में हो, लेकिन फाइनली सभा नहीं होती, बल्कि राहुल गांधी के सामने देवेंद्र फडणवीस को झुकना पड़ता है। एक नहीं बल्कि 2 मामलों में झुककर सरकार वहां राहुल गांधी की बात मानती है। अब यहां पे सवाल यह उठता है कि एक तरफ आंदोलन छात्रों का और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी, दोनों को जरा जोड़िए प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, क्या तस्वीर दिखाई देती है? देखिए राजीव जी, पहली बात तो यह है, ये हमारे जो सभापति महोदय हैं या हमारी सम्मानित न्यायपालिका है, ये अगर संविधान का ध्यान रखती तो आज ये स्थिति देश के अंदर पैदा ना होती। देखिए, प्रफुल्ल जी ने बात कही, मैं उससे ज्यादा अपने को एग्रीड मानता हूं। उन्होंने कहा कि आज क्योंकि मौसम बदल गया है, आज क्योंकि पूरी परिस्थिति बदल गई है और ये लग रहा है कि ये सरकार इतनी पूरी घुरी हुई है और बच्चों ने इनको चारों तरफ से दुर्व्यवस्था के लिए इतना घेर लिया है, इनके निकलने का रास्ता नहीं बचा है। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट भी और सभापति महोदय भी, जब रमेश विधोड़ी गाली दे रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, उसको एक्सपंज नहीं किया गया था और बाकी चीजों को एक्सपंज कर दिया जाता है। देखिए, मैं ये मानता हूं राजीव जी, ये सारा चीज जो ये डिलिमिटेशन के उन्होंने दोबारा उठाया है कि स्पेशल सेशन बुलाएंगे, ये इसलिए उन्होंने उठाया है कि नैरेटिव चेंज हो जाए। जो आज के तारीख में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं पिछले 1.5-2 महीने से, बच्चों के हित में, शिक्षा व्यवस्था में बर्बादी के लिए, और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जिस प्रकार से अपोजिशन हो रहा है अमेरिका में, उस नैरेटिव को चेंज करके ये डिलिमिटेशन में हमको उलझाना चाहते हैं। लेकिन जो फंदा लगाया है, जो एक प्रकार का दांव लगाया है, वो तो बच्चों ने लगाया है, वो तो जेन जी और जेन अल्फा ने लगाया है। और आप लड़ने की कोशिश कर रहे हो राहुल गांधी से। अरे भैया, जो दांव लगा रखा है बच्चों ने, उससे तो निकलो। अभी तो 5 सितंबर को कितने दिन बाकी हैं? 8 दिन बाकी हैं केवल। और अगर 5 सितंबर को कि इंडिया गेट की कॉल दी है, जंतर मंतर की दी नहीं है। आप जानते हैं इंडिया गेट में कहीं से भी लोग आ सकते हैं। और अगर उसके पहले उनकी डिमांड्स नहीं मानी गई, अब डिमांड मानी गई तो भी इनकी भत पिटेगी, नहीं मानी गई लोग पहुंचेंगे तो भी इनकी भत पिटेगी। ये उस नैरेटिव को चेंज करना चाहते हैं। आज आप 2-3 चीजें राजीव जी और देखिए। आपने देखा होगा एक बहुत बड़े बिजनेस समूह का, जिसका अपना टेलीविजन समूह भी है, उसके 20,000 करोड़ रुपए कुछ 100 करोड़ रुपए, 500 या 600 करोड़ रुपए में सेटल कर दिए गए। नहीं स्वामी जी, 22,000 प्लस 22,000 करोड़ से प्लस 22,500 करोड़ रुपए 6.5 करोड़ रुपए में, 100 भी नहीं है, मात्र 6.5 करोड़ रुपए में सेटल हो गए। और नाम लेने में क्या तकलीफ है? नाम ले लीजिए, जब सब कुछ पब्लिक के सामने है, नाम ले लीजिए स्वामी जी। अरे मुझे इस मन से नाम लेने में कोई तकलीफ नहीं है। राज्यसभा स्वामी जी बताइए, 22,500 करोड़ और 6 करोड़। हमारे देश का गरीब आदमी, मैं आपके दर्शक श्रोताओं से निवेदन करता हूं, जरा भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से पहले अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, तुम 1 लाख का लोन लेते हो, इंटरेस्ट प्रिंसिपल नहीं दे पाते हो, तुमको घसीट के पुलिस ले जाती है, तुम्हारी ट्रैक्टर और तुम्हारी कार ले जाती है, और यहां पे 22,500 करोड़ का ऋण 6.5 करोड़ में सेटल होता है। सोचो हमारे बैंक में रखे हुए पैसे को कितना बड़ा खतरा है इन लोगों से। आपको एक और राजीव जी खबर मिली होगी, गंगा एक्सप्रेसवे फिर धंस गया है जी। माने एक अखिलेश यादव के जमाने में एक सड़क बनी, हाईवे बना, ऐसा हाईवे बना जिसमें प्लेन उतर गए।
हाईवे है जो पहले भी धंसा, अब फिर धंस गया, फिर देहरादून हाईवे पहले धंसा, धंसते चले जाते हैं। क्योंकि जनता अगर जागरूक नहीं हुई, मैं तो आपके दर्शक श्रोताओं से निवेदन करता हूं, कृपा करके अंधभक्ति न करें। जो भी गलती करे उसकी आलोचना करें। मैं भी कह रहा हूं, कल अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार भी ऐसा भ्रष्टाचार करेगी या बच्चों के साथ ऐसा अन्याय करेगा, अखिल स्वामी उसको अपोज करेगा। मेरी कोई प्रतिबद्धता तो किसी राजनीतिक दल से नहीं, मेरी प्रतिबद्धता तो अपने देश के संविधान से है, लोकतंत्र से है और देश की जनता से है। लेकिन देश की जनता से निवेदन करता हूं, 22,500 करोड़ का लोन, 6.5 करोड़, ये किसका पैसा है? बैंक किसका पैसा माफ कर रहे हैं? हमारा ही तो पैसा माफ कर रहे हैं। तभी तो हम पे एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रहे हैं। विड्रॉ करेंगे तो ये पैसा लगेगा, एटीएम से निकालेंगे तो ये पैसा लगेगा, और ये चेकबुक इशू कराएंगे तो ये पैसा लगेगा, उसकी कॉपी निकलवाएंगे तो ये पैसा लगेगा, मिनिमम चार्जेस पे ये पैसा लगेगा। कभी कहते हैं पैन कार्ड लाओ, नहीं तो 1,000 रुपए पैन कार्ड बनाने के लेंगे। लाखों करोड़ रुपए हमसे इकट्ठा करके विजय माल्या और ललित मोदी और ये जो बड़े पूंजीपति हैं उनको 22,500 कर को 6.5 करोड़ में सेटल कर दिया जाता है और सड़कें और पुल धंस रहे हैं। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं अपने देश के अंधभक्तों से, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनने वाला है, न बन सकता है। और ये हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में इन्होंने मोहन भागवत जी की इतना ज्यादा बेइज्जती करा दी है। मैं आज पोस्टर देख रहा था राजीव जी, न्यूयॉर्क के अंदर लोग बैनर्स लिए हुए खड़े हुए हैं, आरएसएस गांधी के हत्यारे हैं, इनको हम घुसने नहीं देंगे। क्या छवि बनेगी मेरे देश की, महान देश की, भारत माता की, जब वहां हजारों लोग सड़क पे होंगे और पूरे विश्व के अंदर होगा, जहां जहां आरएसएस के राम माधव जाएंगे, मोहन भागवत जाएंगे, इसी प्रकार से एक एनजीओ की वजह से मेरे देश का अपमान होगा। मोदी जी उनको रिकॉल कीजिए, उनको वापस देश में बुलाइए और हमारे देश की बेइज्जती होने से रोकिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग कर रहे हैं आज, और इस चर्चा में जरा स्क्रीन पर तमाम साथियों को ले आइए। इस चर्चा में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आने वाले इसके जरिए आने वाले समय में हम देश की सियासी परिस्थिति ही नहीं बल्कि देश किस दिशा में जा रहा है उसको भी हम देख सकते हैं। अगर परिसीमन बिल को पास करा लेती है मोदी सरकार तो पूरे देश की सियासत बदल जाएगी, देश बदल जाएगा। ये भी मान लीजिए, देश किस दिशा में जाएगा ये तो कल की बात है, लेकिन देश बदलेगा कैसे? नरेंद्र मोदी की पार्टी दक्षिण में भी जीतेगी, क्योंकि दक्षिण में भी जीत नहीं पाती है, और परिसीमन का मतलब है दक्षिण में जीतना। और उसका एक एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी की पार्टी ने दिखा दिया असम राज्य में परिसीमन करके। तो इसलिए एक ये महत्वपूर्ण, इसलिए आज की चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। लेकिन इन सब के अवरोधक कौन कौन है, कहां कहां जैक लगा है, यह समझना होगा। प्रशांत जी, जरा ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि चाहते तो बहुत कुछ हैं, दक्षिण नहीं जीत पा रहे हैं। बीजेपी नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, सेंटर टू नॉर्थ, सेंट्रल इंडिया में भी कैसे जीती है वो आप लोग देख ही रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जब महाराष्ट्र चुनाव, लोकसभा चुनाव में धांधलियां, चोरी, इन सब को उजागर किया, उसके बाद चुनाव दर चुनाव, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे आगे चलकर बिहार एसआईआर, इन सब को, फिर एसआईआर का जिक्र आता है, फिर चुनाव आयोग का जिक्र आता है कि चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार से राजीव कुमार को अब एचडीएफसी का चीफ बना दिया गया है। आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग काम करते हैं, जो मदद करते हैं, उनको किसी रिटायरमेंट के बाद किसी और जगह पे उनको पुरस्कृत किया जाता है, बैठाया जाता है। तो वो बन चुके हैं। ज्ञानेश कुमार 2027 तक हैं, 29 तक, कब तक हैं ज्ञानेश कुमार? 29 तक हैं। अमलेंदु जी बता रहे हैं, जरा अमलेंदु जी क्या बता रहे हैं? अमलेंदु जी की आवाज तो बढ़ाया कीजिए। 29 तक। हाँ, 29 तक हैं। तो अपनी टीम को बोलूँगा कि आवाज़ बढ़ा दिया कीजिए, मेरे पास आवाज़ नहीं आती है, दोस्तों के पास आती है। अनम्यूट कर लिया कीजिए अमलेंदु जी। तो 29 तक हैं, फरवरी 29 तक हैं ज्ञानेश कुमार जी।
यानी चुनाव में कुछ गड़बड़ घोटाला करके 29 के में निकल लेंगे, या कह देंगे नरेंद्र मोदी अगर डिलिमिटेशन करवा लिए तो बोलेंगे कि नहीं जी और बढ़ा देते हैं हम थोड़ा सा, जब डिलिमिटेशन करवा ही लिए तो थोड़ा और बढ़ा देते हैं, हमारी मर्जी, बाद में देखा जाएगा, कोर्ट जाएंगे आप लोग तब तक चुनाव हो जाएगा। इसलिए हम प्रशांत जी देखिए, कुछ चीजें हाइपोथेटिकल में बातें कर रहा हूं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये चर्चा, इससे देश की तस्वीर बनती बिगड़ती हुई आप और हम देखेंगे। इसलिए यहां पर दो महत्वपूर्ण पैरेलल दो चीजें चल रही हैं, एक चुनाव सुधार पे बात और दूसरा आंदोलन, छात्रों का आंदोलन। अभी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी बता रहे थे और हम लोग लगातार जान रहे हैं कि 5 सितंबर को दिल्ली के इंडिया गेट से एक आंदोलन की शुरुआत होने जा रहा है। वो आंदोलन की जो शुरुआत होगी वो महत्वपूर्ण होगी, अगर वो आंदोलन में तब्दील होता है या उसी शाम तक खत्म हो जाए तो अलग बात है। लेकिन ओवरऑल क्या इतना आसान है ये सब? नरेंद्र मोदी 2000 सब कुछ मैं कह के और आखिर में ये सेंटेंस कह रहा हूं, क्या इतना आसान है? कलकत्ता की तस्वीर रख दी हमारे साथी प्रफुल्ल कोलखियान जी ने, क्या चल रहा है? डिलिमिटेशन पे जब मैं कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बड़े नेताओं से मिला पिछले कुछ दिनों में और चिंताएं जाहिर की, तो उनका ये कहना था कि आपसे ज्यादा तो हमारी स्किन इन्वॉल्व है, हमारी स्टेक्स इन्वॉल्व है, आपसे ज्यादा चिंता तो हमको है। तो ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज इसमें बड़े खामोशी के साथ बैठी हैं और नरेंद्र मोदी जी जो चाहेंगे सो कर लेंगे, एक बात। और जैसा मैंने कहा कि ये राहुल गांधी विजय के बीच में कुछ पका है और ये एक बड़ा ट्रैप है कि मोदी जी उसमें चक्रव्यूह में जाएं, फंसे और एक बार फिर नंबर में लोकसभा में फेल हो, और उसके बाद देखिए सेकेंड अटेम्प्ट में अगर फेल होते हैं तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। डिलिमिटेशन पे बीजेपी के अंदर के लोग भी नहीं चाहते हैं राजीव जी, उनको भी मालूम है कि इसके बाद जो है उनका भी कुछ नहीं रहेगा। तो डिलिमिटेशन में केवल नॉर्थ साउथ का ही मामला नहीं है, वो सीट जो परिसीमन है, यानी जो हर लोकसभा सीट का नक्शा ऐसा बनेगा कि कुछ ब्लॉक्स बाहर की जाएंगे, कुछ विधानसभाएं बाहर की जाएंगी, कुछ नए ब्लॉक्स और नए विधानसभा अंदर की जाएंगी और उसका नक्शा बदला जाएगा। और वो नक्शा ऐसा बदला जाएगा कि बीजेपी को उसमें एडवांटेज हो, जैसा अभी आपने असम का उदाहरण दिया। यही मंशा है। लेकिन सवाल ये कि मंशा तो बहुत कुछ हो सकती है। मंशा तो ये भी हो सकती है कि चांद में बंगला बनाए, तो मंशा पूरी हो पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के अंदर भी इसमें विरोध है और ठीक ठाक विरोध है। आरएसएस ये चाहती है कि ये सारा जो झमेला है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बाद आप करें, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन तक इसको टालें। मोदी जी इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं अभी। तो अगर वो अभी आगे बढ़ना चाहते हैं तो बीजेपी के अंदर भी विरोध है, टीडीपी का रुख सामने नहीं है, जेडीयू, मुझे खबर है कि जेडीयू भी इसमें सहमत नहीं है। तो आपस में पॉलिटिकल पार्टीज की अक्रॉस द बोर्ड इंक्लूडिंग बीजेपी बहुत कुछ बातें हो रही हैं डिलिमिटेशन के बारे में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक पॉलिटिकल ट्रैप है जिसमें मोदी जी घुस रहे हैं, घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये चले गए तो, और सेकेंड अटेम्प्ट भी फेल हुआ तो 2026 भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। एक बात का हमेशा ख्याल रखिए, अमरिंदु जी बार बार इस बात को अंडरलाइन करते हैं कि मोदी जी 2024 में मोदी जी ने बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं बुलाई थी, एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता हैं वो, बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता नहीं है। और बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी का चुनाव अगर कभी होगा
तो वहां पे भी परेशानी आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतना इतना आसान नहीं है कि बीजेपी की तरफ से भी कोई ब्लैंकेट इनको अप्रूवल है। ठीक है, वो आपने एक गुट बना लिया है कि किरण रिजिजू आपके बारे में बोलते हैं और किरण रिजिजू को मीडिया बहुत एम्पलीफाई करता है, लेकिन किरण रिजिजू की पॉलिटिकल जो स्टेचर है वो क्या है हम जानते हैं, एक मंत्री के अलावा। तो मोदी, अमित शाह, किरण रिजिजू, इसके बाहर भी पॉलिटिक्स है और बहुत व्यापक पॉलिटिक्स है। इसमें शरद पवार भी हैं, इसमें डीएमके भी है, इसमें चंद्रबाबू नायडू भी हैं और ये सब बहुत सीजन्ड लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें आरएसएस भी दिलचस्पी ले रही है और आरएसएस का मानना है कि यूपी के इलेक्शन के बाद आप इसको यूपी के इलेक्शन तक इसको टालें। तो फ्रिक्शन अंदर बहुत ज्यादा है इसको लेकर। इसलिए भले ही उन्होंने अभी तक सत्रावसान नहीं किया, संसद का कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं किया, खबरें आती हैं कि डीएमके को ऑफर किया हुआ है 2 सीटें कैबिनेट बर्थ और डीएमके की तरफ से जो नाम आए वो परेशानी पैदा कर रहे हैं। ये सारी खबरें पॉलिटिकल सर्किल में घूम रही हैं, लेकिन दक्षिण की कोई भी पार्टी और खासकर तमिलनाडु, अगर इसमें बीजेपी का प्रत्यक्ष या परोक्ष, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी समर्थन करेंगे, वो आत्मघाती होगा। उनकी पॉलिटिक्स सदा के लिए, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप ये सोचिए कि एआईएडीएमके ने भी समर्थन नहीं किया था पिछली बार जब बिल आया था, जो इनकी गोदी में बैठी हुई पार्टी है। तो दक्षिण भारत की जो राजनीति है वो भी बहुत ही जिसको कहें कि वो कैलकुलेशन कर रहे हैं तमाम चीजें, और इतना आसान नहीं होगा जितना मोदी जी सोच रहे हैं। तो ये जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, किरण रिजिजू की सरकार है, इसके बाहर भी राजनीति है, राजीव जी। जी अमलेंदु जी कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल राजीव जी, प्रशांत जी का एकदम कहना सही है कि किरण रिजिजू और नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसके बाहर भी राजनीति है। देखिए, अपना जो प्रयास है वो तो मोदी जी करेंगे, मतलब वो प्रयास छोड़ देंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रयास करना छोड़ देंगे, नंबर गेम नहीं है। वो सारी जुगाड़ करते रहेंगे किसी भी तरीके से नंबर गेम हो, क्योंकि उनको सत्ता में बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको भी जरूरी है और आरएसएस को भी सत्ता में बने रहना जरूरी है, क्योंकि अगर मोदी जी सत्ता से अब जाएंगे तो आरएसएस से भी राजीव जी अब खंगाले जाएंगे सारे कागज पत्तर। जो अभी तक कहा जाता था राहुल गांधी सीधे आरएसएस पर हमला कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, तो जो ये कहने वाले लोग हैं अब उनको भी समझ में आ गया है कि राहुल गांधी और आरएसएस पर सीधा हमला क्यों कर रहे हैं। और अगर लड़ाई होगी विचारधारा की, अगर लड़ाई है ये इस तरीके की, तो आगे चीजें चलकर जो है कागज पत्तर खंगाले जाएंगे इनके भी सबके। 100 साल में आपने अपने कागज क्यों नहीं बनवाए, यहाँ टैक्स क्यों नहीं देते हो, 36 देशों में तुम्हारे अकाउंट है, दूसरे तुम्हारा जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उसके, और यहाँ तुम 100 साल से हो, यहाँ तुम्हारा कोई कागज ही नहीं है। हवाला का काम करते हो, क्या करते हो, ईडी क्यों नहीं पहुंचती तुम्हारे यहाँ। तो बहुत कुछ बातें फिर राजीव जी इनके लिए भी छूट जाएंगी। तो आरएसएस को भी इस समय जरूरी है कि सत्ता में चिपके रहें, मोदी जी को भी सत्ता में चिपके रहें, क्योंकि मोदी जी भी सत्ता से बाहर जाएंगे तो जाने क्या क्या खुल के आएगा। सबसे बड़ा घोटाला तो जो पी चिदम्बरम कह रहे थे कि सबसे बड़ा संस्थागत घोटाला, उन्होंने ही कहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कि सबसे बड़ा संस्थागत घोटाला है नोटबंदी। तो राजीव, इस नोटबंदी की जब खोलेंगे कागज पत्तर तो जाने क्या क्या निकलेगा इसके नीचे से। विजय माल्या और नीरव मोदी तो बेचारे कुछ भी नहीं निकलेंगे इसके सामने। पीएम केयर फंड जो निकलेगा उसके नीचे जाने क्या क्या निकलेगा राजीव जी, कितनी गहराई तक उसकी सीढ़ियां होंगी पीएम केयर फंड की। तो मोदी जी को सत्ता में चिपके रहना है किसी भी तरीके से, चाहे इसके लिए कैपिटल हिल क्यों ना बनवाना पड़े, जंतर मंतर कोई। तो ये सब कुछ धक्करम जितने कर सकते हैं उतने करेंगे सत्ता में चिपके रहने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि सबके बावजूद क्या आप सत्ता में टिके रह पाएंगे। बात यह है राजीव जी, आप जो सब कर रहे हैं अभी आपने प्रयास किया एक बार डिलिमिटेशन पास कराने का, नहीं करा पाए। दूसरी बार भी आप प्रयास में लगे हुए हैं, नहीं करा पाएंगे। अभी तो राजीव जी ये चलाया गया था कि वो समाजवादी पार्टी के अंदर भी तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वहां मुंह की खानी पड़ी, नहीं चल पाया वहां।
वरना तो इनका इरादा ये था कि जैसे तोड़ा है टीएमसी को, इसी तरीके से समाजवादी पार्टी को तोड़ दिया जाए, तो बड़ा चंक समाजवादी पार्टी से आ जाए, उस वक्त तो बल्ले बल्ले 2047 या 3047 तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे फिर तो लेकिन नहीं हो पाया वो। तो जब नहीं हो पाया तो डीएमके से की तब पीएं बढ़ाई जा रही हैं, उनको समझाया जा रहा है। बीच में खबर ये भी चली, राजीव जी, समझाया गया डीएमके को कि परसेंटेज में बढ़ा देते हैं, 50% सीटें बढ़ा देते हैं तो तमिलनाडु की 50 सीटें बढ़ जाएंगी, 50% बढ़ जाएंगी। तो डीएमके को कहने को हो जाएगी तो 50% तो तमिलनाडु में भी बढ़ गई। तो लेकिन परसेंट में तो तमिलनाडु में अगर राजीव जी 38 या कितनी सीटें हैं, 40 जो भी हैं, उसके हिसाब से जो अगर 50% भी बढ़ेंगी तो 18-19 सीटें बढ़ेंगी, और उत्तर प्रदेश में 80 में अगर 50% बढ़ेंगी तो 120 हो जाएंगी। तो नुकसान सीटों के लिहाज से किसको रहेगा? तो ये सारा गलत जो समझाने का प्रयास किया गया था डीएम को। हालांकि जो आज पत्र लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि 543 पर ही लॉक किया जाए, डीएमके भी इस बात को राजीव जी पहले कह चुकी है, थोड़े दिन पहले ही, कि 543 पर लॉक किया जाए। जिस समय संसद का सत्र चल रहा था उस समय डीएमके ने कहा। तो ये राजीव जी अगर डीएमके कह चुकी तो अब डीएमके से भागेगी कैसे? राहुल गांधी अभी जब गए थे, प्रशांत जी ने भी इसका जिक्र किया, जब गए थे तमिलनाडु तो राहुल गांधी ने भी कहा कि जो लोग जाएंगे इसको पास कराने के लिए उनको तमिलनाडु माफ नहीं करेगा। तो एक देखिए, एक दबाव तो डीएमके के ऊपर भी है। कोई और मसला होता है परिसीमन के बजाय तो डीएमके मुझे लगता है कि राजीव जब तक चली गई होती साथ में, लेकिन ये परिसीमन का मसला जो है, जिस मसले को लेकर आपने राजनीति की डीएमके ने, आपने सारे दक्षिण के मुख्यमंत्रियों को और विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को इकट्ठा किया, और उस मसले पर अगर आप चुनाव हार कर आप ही बीजेपी के साथ चले जाएंगे तो फिर बड़ा दिक्कत डीएमके के लिए हो जाएगी। तो इसलिए ये रुके हुए, वरना ये अब तक जा चुके होते डीएमके वाले भी। तो अब इनके सामने भी संकट यही है। तो मतलब जो संकट पैदा हो रहा है, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से आके हमला बोला, जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी ये समझ गए थे डीएमके पे कि नहीं, किस तरीके से वहां जाके कर रहे हैं। संकट बीजेपी पे। नहीं, संकट तो है, इसलिए उनके नरेंद्र मोदी साथी को तो उनका संकट है साथ राजीव। छोड़ रहे हैं। अब बस बहुत जल्दी खबर मिलेगी कि चंद्रबाबू साथ छोड़ दिए, और इसीलिए सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं। नीतीश कुमार तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी के लोग आज ही मीटिंग कर रहे थे, आप लोगों ने खबर सुनी होगी, संजय झा, बाकी लोग, कि अभी प्रशांत जी ने कहा ना कि एक और काम अभी बाकी है, जिसमें डिलिमिटेशन के साथ साथ अभी इनको मंत्रिमंडल में विस्तार करना है। नरेंद्र मोदी को मंत्रिमंडल में विस्तार करेंगे तो उसके लिए ये दोनों जो सहयोगी हैं उनको सीटें चाहिए। और इस बार आप जानते हैं हरिवंश जी जो हैं वो बीजेपी के कोटे से वहाँ हैं, वो जेडीयू के कोटे से नहीं बैठे हैं उपसभापति के पद पे, वो बीजेपी के कोटे से बैठे हैं। तो उसको उस जगह पे भी जेडीयू को चाहिए, और जेडीयू को अब केंद्रीय मंत्री का पद चाहिए, मंत्रिमंडल में चाहिए। और नरेंद्र मोदी 4 दिन के लिए कल सुबह विदेश निकल रहे हैं, आप लोगों को पता होगा। फिर 4 दिन जा रहे हैं, हो गया था ना, कितने दिन हो गए आए हुए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से, महीना भर हो गया। यहाँ की गर्मी आबो हवा ठीक नहीं है, अब चेहरे का रंग बदल रहा था, तो फिर निकल लिए। अब किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान जा रहे हैं, तो विदेश जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। 4 दिन रहेंगे, बगल में है उज्बेकिस्तान, 2.5 घंटे में आप ताशकंद पहुँच जाएंगे, और वहाँ से 2 घंटे में किर्गिज पहुँच जाएंगे आप। किर्गिस्तान ज़्यादा दूर नहीं है, पूरा एरिया बगल बगल में है, दिल्ली से उड़ेंगे तुरंत पहुँच जाएंगे। तो इसलिए, लेकिन जा रहे हैं 4 दिन के लिए। प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे आप? जी, मैं सिर्फ एक ही बात दोबारा कह रहा हूं कि 12 अगस्त को, इसी महीने की 12 तारीख को तमिलनाडु की असेंबली ने डिलिमिटेशन पे परमानेंट फ्रीज का रेजोल्यूशन पास किया है। डीएमके ने भी उसमें वोट दिया है, कांग्रेस पार्टी ने वोट दिया, अलग पार्टी ने वोट दिया, विजय की पार्टी ने तो मूव किया उस रेजोल्यूशन को। तो इसलिए उस रेजोल्यूशन से आगे जाकर कुछ और कर देना दिल्ली में आके, तो पॉलिटिक्स ही उनकी खत्म हो जाएगी। और राहुल गांधी उसमें बहुत अग्रेसिवली जाकर कह चुके हैं। और यहाँ जो खबरें नहीं आती वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि वहाँ जिले जिले ब्लैक शर्ट यात्राएं निकली हैं तमिलनाडु में अगेंस्ट डिलिमिटेशन। तो इतना आसान नहीं होगा किसी के लिए। ए राजा का नाम तो खैर उन्होंने दे दिया है, इसीलिए शायद दिया है कि
बीजेपी मानेगी नहीं ये राजा के नाम पे। जी जी प्रफुल्ल कोलख्यान जी, सर क्या लगता है डिलिमिटेशन लिमिट के बाहर लेके जाएगा या यहीं पे बर्बादियों का? सर इनके तो दोनों हाथ में लड्डू था, लेकिन मुट्ठी इतनी जोर से इन्होंने बांधी ना कि सारा लड्डू बुनिया होकर के बिखर गया। अब ये संभाले नहीं संभल रहा है। बताइए कि जो इन्होंने एनसीएलटी में जा करके, अभी स्वामी सर चर्चा कर रहे थे, आप भी कह रहे थे, एनसीएलटी ने जो लॉ कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है हमारा, उसने 99.97 का हेयर कट दिया। तो 99.97 का जो हेयर कट होगा वो हेयर कट है कि गला कट है? और मैं नाम लूं न लूं पता नहीं, आप अनुमति देंगे कि नहीं। ये वो सज्जन है प्रशांत जी कुछ बोल रहे हैं, जिनका प्रशांत जी इतना की आवाज पैसा बढ़ाओ। गारंटर था, जी प्रशांत जी। चंद्रा साहब जी। थे, तो इतना प्रफुल्ल जी जी। वो हेयर कट नहीं है, वो मुंडन कर दिया है। गला काट और दिया उसमें सर। सबसे बड़ा नुकसान तो LIC हाउसिंग लोन का हुआ है, पैसा जी, उनका गया और है। और ये जो IBC है, इंडियन बैंक्रप्सी कोड 2016 में इन्होंने उसको इस तरह का बनाया कि आज ये इन्होंने गला काटने में इनको कामयाबी हासिल हुई। इंडियन बैंक्रप्सी कोड 2016 उसके प्रावधान के तहत कर लिया है। इतना कोई मजाक है? और आपको क्या लगता है और हमें क्या लगता है? अमरिंदर सर बताइए कि चंद्रबाबू नायडू बर्दाश्त कर लेंगे कि 22,000 से ज्यादा माने करोड़, 22,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा वो उड़ा देंगे और चंद्रबाबू नायडू इसके लिए इतना इनसे सरकार चलवा रहे हैं? कितना मिला है उनको वो बनाने के लिए? बर्दाश्त करेंगे वो? पता नहीं, कर भी ले तो जो ये कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। अभी सर बता रहे थे चुनाव सुधार के लिए, नहीं, ये तो चुनाव नकार पर लगे हुए हैं सर। कोई चुनाव सुधार न करेंगे। ये चुनाव नकार के कार्यक्रम में है कि चुनाव न करवाना पड़े और सत्ता कायम रहे, क्योंकि चुनाव के माध्यम से आई हुई सत्ता को ये संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि चुनाव में आप नकल भी करें तो भी आपको बताना होगा कि आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पर चल रहे हैं, चाहे आप जितना भी उसमें हेरा फेरी करें, लेकिन आपको डेमोक्रेसी का नाम लेना होगा। इसलिए चुनाव नकार की बात ये कर रहे हैं, और उसके बाद ये क्या करेंगे नहीं करेंगे मालूम नहीं। लेकिन डिलिमिटेशन को कानूनी रूप से करवाना अगर जाएंगे तो ये खुद उलट जाएंगे। क्यों उलट जाएंगे? क्योंकि अभी जैसे ही आया वैसे ही अगर ये बिल गिर गया तो सरकार का रहा सहा भी जो स्वरूप है वो एकदम ऐसा विकृत हो जाएगा। हालांकि 2/3 बहुमत का मामला है तो सरकार इसमें गिरेगी कि नहीं गिरेगी ये अलग विधान है, लेकिन अगर सिंपल मेजोरिटी वाले होते हैं जो उसमें कितना मत मिलेगा, अगर सरकार अल्प मत में चली गई तो फिर तो इनकी जान नहीं है। और 200 अपना 42 या कितना सीट लेकर के है, उसमें भी 3 धारा साफ साफ है, बातचीत नहीं हो रही है, इनका आपस में जबरदस्त टकराव है। अब कौन इतना जो पार्टी संगठन में जो इन्होंने बुलाया, अभी जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में कार्यकर्ता लोग थे, मुझे पता नहीं है उसमें राम माधव थे कि नहीं थे, जब कार्यकर्ताओं से संबोधित कर रहे थे जिसकी रिपोर्ट इधर उधर घूम रही है। तो वो RSS के साथ भी इनका टकराव है। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने ना तो जयप्रकाश नारायण बीमार पड़े थे तो उनसे किसी ने कहा कि आप वो बीमार हैं, उनसे आप मिल आइए, जरा देख आइए। तो बिलक गए, बोले क्या मैं उनसे सीनियर हूँ, महात्मा गांधी को देखने तो मैं गया ही नहीं। मैंने इस तरह की भाषा, इस तरह का तेवर रखते थे। तो इनके तेवर वैसे ही हैं कि अब ये प्रधानमंत्री हैं और ये अपनी अलग टीम बना रहे हैं। और अलग टीम मैं अब क्या कहूँ, ब्राउन शर्ट आप लोगों को याद होगा हिटलर का, वो ब्राउन शर्ट था, बहुत छुपा हुआ था, इनके ब्राउन शर्ट तैयार है। जैसे योगी जी ने अपनी एक सेना बना ली थी, अपनी एक शक्ति खड़ी कर ली थी, वैसे इनके भी अंदर अंदर इनके लोगों ने कर रखे हैं या रखे होंगे, ऐसा लोग कहते हैं। मुझे क्या मालूम, मैं तो यहाँ बैठा रहता हूँ, खाली आप लोगों को सुनता रहता हूँ। लेकिन लोग कह रहे हैं कि शर्ट भूरा हो गया, इनके अपने गणवेश का रंग बदल चुका था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले दिन काफ़ी ये हैं, हमें कोई राष्ट्रीय सरकार या राष्ट्रीय आपदा या जो भी हो या राष्ट्रीय राहत की तरफ बढ़ता हुआ देश न दिखे।
इसकी कामना करनी चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में राहत भी आती है तो आफत बन के आती है। ये लोग राहत के भी लुटेरे हैं। तो देखिए कि क्या होगा सर जी बिहार में। बिल्कुल देख ही रहे हैं। बिल्कुल, देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ होता है। लेकिन बहुत चौराहे पे खड़े हैं नरेंद्र मोदी, जाएं तो किधर जाएं, दो राह भी नहीं है, चौराहा है। क्या करें क्या ना करें। डिलिमिटेशन बिल को लेके आएंगे, फंस गए, नहीं पास करा पाए तो फिर तो इकबाल ख़त्म हो जाएगा जो अभी तक, हालांकि वो उसमें भी डेंट लग चुका है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के बाद एन केन प्रकार आप जीते, उसका भी पर्दाफाश हो रहा है। अब इधर से 20 सांसदों को नोटिस थमा दिया गया है ओम बिरला की तरफ से। नोटिस का जवाब सप्ताह भर में आता है। क्या फैसला इस पे लेते हैं ओम बिरला, ये भी देखा जाएगा। बीजेपी और टीएमसी के जो बागी हैं वो साथ साथ पश्चिम बंगाल में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसकी बानगी सामने आ चुकी है केएमसी के चुनाव में, यानी कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में, उससे पहले ही ये है। और इन सब के बीच छात्र आंदोलित हैं। छात्रों के आगे शहर शहर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले कहूँ तो सब जगह प्रशासन झुकता हुआ नजर आता है। चाहे वो जेन अल्फा हो चाहे जेन जी हो, उसके सामने प्रशासन झुकता हुआ नजर आ रहा है। सरकारें झुकती हुई नजर आ रही हैं। आज बिहार में सम्राट सरकार झुक गई, कल वहाँ महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार झुक गई, दिल्ली में केंद्र सरकार झुक गई, हमने देखा। तो ये सब तरफ हम देख रहे हैं कि परिस्थितियां अब जकड़ रही हैं नरेंद्र मोदी को। अब यहाँ एक ही चीज है जो नरेंद्र मोदी का बेड़ा पार कर सकती है और उसका नाम है, आप लोग समझ गए होंगे, ज्ञानेश बाबा, ज्ञानेश कुमार। अब ज्ञानेश कुमार कब तक साथ देते हैं ये देखना होगा। उसके अलावा और कुछ तो दिखाई नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, सब तरफ जकड़े हुए हैं। और ज्ञानेश कुमार भी बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है। जंतर मंतर और ज्ञानेश कुमार का दफ्तर जो है वो छत पे चढ़ जाइए तो जंतर मंतर की भीड़ दिखाई देती है। और शायद उस दिन, प्रशांत जी बोल रहे थे, शायद उस दिन ज्ञानेश बाबा छत पे चढ़ के देख रहे होंगे उस भीड़ को, जो बैरिकेड्स तोड़ रहे थे वो लोग, उस भीड़ को। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से राजीव जी कुछ लोग वीडियो बना रहे थे 20 जुलाई को जी। तो कभी इस देश में जिस तरीके से छात्र आंदोलन करके जंतर मंतर पहुंच गए, कभी लोकतंत्र की और इलेक्शन जो नाम काटे जा रहे हैं, इस पे अगर मास मूवमेंट हो गया तो बहुत मुश्किल होगा। हमको तस्वीरें याद आती हैं और बहुत दुखद तस्वीरें हैं। कामना तो यही है कि भारत में वो ना हो कि बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त को पुलिस हेलमेट पहना के ले गई क्योंकि लोग जूते मार रहे थे। लुंगी में थे, लुंगी में और हेलमेट पहना के, और लोग जूते मार, हेलमेट पहना के पुलिस ले गई क्योंकि पब्लिक जो है जूते मार रही थी। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि ये भारत में भी ये हो, इस तरीके की नौबत आए, लेकिन ये हो चुका है। और ज्ञानेश कुमार देश को उसी तरफ ले जा रहे हैं। बंगाल में जो SIR हुआ है उसको आप देख रहे हैं, हम लोग चर्चा कई बार करते रहते हैं। कभी गुस्सा लोगों का फूटेगा, हेलमेट यहां ना निकालना पड़े, ये दिक्कत है। बिल्कुल, ये हम उम्मीद करते हैं। ये गांधी का देश है, शांति प्रिय ये देश है। यहाँ जातियाँ कोई बर्दाश्त नहीं करता और न ही जातियाँ करना चाहता है। यानी कोई भी हिंसा को पसंद नहीं करता है और न ही कोई हिंसक बनना चाहता है। इसीलिए ये गांधी का देश कहलाता है और गांधी के उसूलों पर चलने की कोशिश दुनिया के लगभग 150 देश तो करते ही करते हैं जहां गांधी की मूर्तियां लगी हुई हैं। तो इसलिए उम्मीद हम यही करेंगे कि सब कुछ शांतिपूर्ण हो जाए। उम्मीद हम यही करेंगे कि कम से कम संविधान में जो लिखा है उसका पालन करें। हमारी न्यायपालिकाएं, हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सब, और मीडिया भी उसका पालन करे। जिस संविधान की शपथ लेकर हमारे लोग बैठकर विधायिका में कानून बनाते हैं, वो भी उसका पालन करें। बस यही हम उम्मीद करते हैं। बाकी हम किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं।
जो खबर है उसका विश्लेषण कर रहे हैं और हमने उसकी परिणति, उसका एक एग्जाम्पल मात्र देखा है, वो है जंतर मंतर। प्रफुल्ल जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? जल्दी से जोड़िए, उसके बाद इसको खत्म करते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर, जब चुनाव आयोग की बात हो रही थी कि सिनेमा वहां से अपना वीडियो बना रहे थे, जब ठनका गिरता है ना, बिजली आकाश से, बिजली जी ठनका बोलते जी हैं जी, जो ठनका गिरता है ना, सब अपना अपना कान दाबता है ना। और कान और आंख की ये खासियत है कि आप आंख बंद कर लेंगे तो आप नहीं देखेंगे जो नहीं देखना चाहते हैं उसको, लेकिन आप कान ऐच्छिक नहीं है सर, इसलिए अंधभक्त होना तो आसान है, लेकिन कर्णांध नहीं हो सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे कान में आवाज नहीं जाए। दृश्य को आने से आप रोक सकते हैं, आवाज को नहीं रोक सकते हैं। ये विडंबना है। और जो पॉलिटिकल पार्टी के जो परिवर्तन हो रहा है, आबोहवा बदल रही है, इसमें हर किसी के कान में वह गूंज तो जा ही रही है जिसे हम छात्रों की गूंज के नाम से जानते हैं। इसलिए आंख, भले जिनकी आंख बंद है, वो भी आवाज को महसूस तो जरूर कर रहे हैं सर। बस इतना। बिल्कुल बिल्कुल, आंख बंद करके आप सोचेंगे कि जो आने वाली आफत है उसको हम झेल लेंगे। आप नहीं देखेंगे, लेकिन बिजली गिरेगी तो गिरेगी और आपके सिर पे गिरेगी। चलिए, हम लोगों ने बांग्लादेश को भी देखा, जिसका उदाहरण अभी दिया प्रशांत जी ने, कि कैसे लुंगी पहन के और सिर में हेलमेट लगाकर भाग रहे थे वहाँ के मुख्य चुनाव आयुक्त, और पब्लिक दौड़ा रही थी, पीट रही थी। वो तस्वीरें आप लोगों को याद होंगी, नहीं होंगी तो आप गूगल कर लीजिए, मिल जाएंगी तस्वीरें। ये बांग्लादेश की तस्वीरें ऐसी ही आपने नेपाल में देखी, और तस्वीरें ऐसी ही आपने श्रीलंका में भी देखी थी। इस गांधी के देश में ऐसी तस्वीरें देखनी न पड़े, ऐसी ही हम उम्मीद करते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ शांतिपूर्ण हो। ज्यादती देश की जनता बर्दाश्त कभी नहीं